नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। तो बेसिकली अशोक लेलैंड के ऊपर सबसे पहले मैं एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट्स यहाँ पे बताया गया है कि अशोक लेलैंड लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है, इसका लॉन्ग टर्म जो बिजनेस का पर्सपेक्टिव है, वो ऑब्वियसली रिमेनिंग पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रिमेनिंग बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़े-बड़े दिग्गज एनालिसिस ने इस कंपनी को पॉजिटिवली रिमेनिंग रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है, उस ग्रोथ में कंपनी अच्छा खासा अपकमिंग टाइम्स में आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। अब इस ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिलेगा? अभी अगर मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी देखिए, एक टाइम कंपनी का एवरेज जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 1.54% था। आज वो बढ़ के कहाँ तक हो चुके हैं? 5.42% के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी जो पहले 7.88% लास्ट 5 ईयर्स में था, आज वो बढ़ के कितना हो चुके हैं 27%। उसी तरीके से आरओसी को देखेंगे तो 5 साल में 11% था, वो आज बढ़ के कितना हो चुके हैं 17.5%। मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। और साथ ही साथ इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि अगर ये फाइनेंस कंपनी होता तो इस तरीके से डेप्थ को माना जाता। ये फाइनेंस कंपनी नहीं है, कंपनी एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेप्थ, ये कंपनी के लिए एक खतरा बन सकता है। फिर भी इस इतना डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट को कम नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट का मार्जिन आप देख सकते हैं किस तरीके से वो ग्रोथ हो रहा है। चलो एक बार मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, जो इस बार कंपनी रिजल्ट को पब्लिश किया। इस बार जो रिजल्ट हुआ कंपनी के, जो जून क्वार्टर का जो डेटा है, उस हिसाब से 9,600 से 10,700 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बने। मगर जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट करेंगे, तो वो तो बीट कर चुके हैं, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए। तो ये एक वीकनेस पॉइंट है। ऑब्वियसली दो तरीके से एस्टीमेट को बीट करना पड़ता है कंपनी को, तभी जाकर कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, ये बोलना ठीक होगा। आप देख सकते हैं एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी नेट प्रॉफिट कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा हो गया, इसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अभी ये सब कुछ तो चलो मान ही लेता हूँ, चलो ठीक ठाक है। कंपनी कोशिश कर रहा है खुद को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लिया। आप देख सकते हैं लास्ट 10 मतलब 10 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स नहीं, एटलीस्ट 4 साल पहले कंपनी का जो इंटरेस्ट था 450 करोड़, आज वो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं 900 करोड़। मतलब कितना इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ रहा है आप सोचिए। क्योंकि कंपनी एक टाइम जो कर्जा लिया था, कर्जे का अमाउंट था करीबन 8,500 करोड़, आज वो बढ़ के हो चुके 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ मतलब कंपनी पिछले साल में ही 31,000 करोड़, मतलब 31,000 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल बोरिंग्स था, आज वो बढ़ के 40,000 करोड़ हो चुके हैं। मतलब 10,000 करोड़ ज़्यादा कंपनी कर्जा बढ़ा दिया। तो जितना कर्जा बढ़ाएंगे उतना ही कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशर आएगा ना, क्योंकि कितना भी आप सेल करें, अगर आपका कर्जा ज़्यादा है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट तो आएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के कुछ स्टेक बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा एफएस ने उठा लिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स 14% से 6% हो गया, और एफएस के पास होल्डिंग 15% से 22% हो गया। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर करके रखा है। हाँ, इस कंपनी की एक दिक्कत वाला बात क्या है कि कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग 51% है, उनमें से 22% होल्डिंग प्लेजिंग है। अभी प्लेजिंग होना कंपनी के लिए खतरा तो जरूर है। मान के चलिए आपका मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में आपके घर के जो कागजात है उसको बैंक में गिरवी रखा, और उसके बाद आपका आपने बिजनेस ओपन किया। मान के चलिए आपका बिजनेस कुछ कारणवश इसमें खत्म हो गया, मतलब आप बिजनेस कर नहीं पाए, पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया, तो आप तो पैसा नहीं चुका पाएंगे। तो बैंक क्या कर लेंगे, आपको आपका जो घर है उसको बेचकर वो पैसा निकालेंगे। तो इस तरीके से शेयर में इसी तरीके से चीज़ होता है। प्रोमोटर जब होल्डिंग को, खुद के शेयर को प्लेजिंग रखता है, अगर वो टाइम टू टाइम पैसा ना दे पाए तो उसको शेयर को बेचकर बैंक उससे पैसा निकाल लेंगे। तो ये कंपनी की प्रोमोटर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो फिर भी मैं कहूँगा
हमेशा इस तरीके से प्लेजिंग में 20% तक कंसिडर करता हूँ, तो 15 से 20% तक कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे तो 22% है, पहले कम था, 15% था, आज वो प्लेजिंग बढ़ चुके हैं, क्योंकि लगातार कंपनी का कर्जा बढ़ते चले जा रहा है। अभी कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ था, उस पैटर्न्स के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर बिग एक कप बने, उसके बाद एक मतलब हैंडल बने, कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके ऊपर भी गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया। इसी तरीके से कंपनी काम करते रहे और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया। अभी देखिए कुछ दिनों से मार्केट में नेगेटिविटी होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस जगह से कंपनी के ऊपर 300 लेवल तक मेरा टारगेट है। इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। मेरा टारगेट है मतलब क्या है, जो कप कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, कप का जो साइज है उसी लेवल में मैंने टारगेट को सेट किया है। तो आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इसके ऊपर बहुत दिनों से लोगों का इंतजार था कि राजेश एक्सपोर्ट सर कब भागेंगे। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट का जो हालत है अभी, वो और भी ज़्यादा गिरने का चांसेस है। क्यों? चलो एक बार चार्ट को ही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस हायर लेवल को, यहाँ पे जो लेवल है 333 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने का, एक्चुअली इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये सिर्फ एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं है, साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज का इसका रेजिस्टेंस है। तो दो रेजिस्टेंस आसपास है, इस दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा पाएंगे। मगर कंपनी में तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है, तो जिसलिए कंपनी ग्रोथ अप टाइम में होना बहुत बड़ा प्रेशराइज है। क्योंकि मुझे 2 दिन पहले कमेंट्स आया था कि सर यहाँ पे कंपनी फिर से ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं, तो शायद इस बार ब्रेक हो सकते हैं। देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ये शायद जो हम लोगों को दिमाग में छप गया ना, इसको हटाना होगा। क्योंकि कंपनी से अगर खास नहीं है, मतलब कंपनी में अभी परफॉर्मेंस खास नहीं है, तो वो कंपनी अभी फिलहाल के लिए तो अप 10 जाने के लिए वो कोशिश ही नहीं करेंगे। उल्टा मार्केट में इतना नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ईरान के साथ इसराइल का युद्ध भी स्टार्ट होने का सिचुएशन तैयार हो चुके हैं। अमेरिका से जो इंटरेस्ट रेट कम किया गया है उसके भी एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा। जापान ने क्या किया, खुद की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। बांग्लादेश में क्या हुआ, जो मतलब सिचुएशन पूरा का पूरा बिगड़ता हुआ देखने को मिले, प्रधानमंत्री को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस तरीके से सिचुएशन जब ग्लोबली मार्केट में होगा, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट एक इंडियन मार्केट में के ऊपर भी पड़ेगा। तो राजस्व एक्सपोर्ट के ऊपर तब ग्रोथ दिखेगा जब इस कंपनी रिजल्ट अच्छा खासा करेगा, क्योंकि रिजल्ट भी अभी भी नेगेटिव है। क्योंकि जो इतने दिनों से कंपनी शानदार तरीके से रिजल्ट पब्लिश कर रहा था, वो इस रिकवरी जब तक ना करे तब तक कंपनी फिर से भागेंगे नहीं। इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ाया, छोटा मोटा होल्डिंग है 0.16% के आसपास, और एफ के पास 17% से 14% होल्डिंग हो गया। मतलब इंस्टीट्यूशन के जो होल्डिंग्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को तो मिला है। बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर वॉच करूंगा। आपके क्या राय होंगे जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, जिस सेक्टर को सनराइज सेक्टर बोला जा रहा है, वो है सोलर प्रोजेक्ट, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। और एरिडा एक ऐसी कंपनी है जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि अगर किसी किसी को सोलर प्रोजेक्ट बिठाने के लिए फाइनेंस का जरूरत है, तो डायरेक्टली वो इरिडा से लोन ले सकते हैं। तो क्या सही में कंपनी में पोटेंशियल है? देखिए कंपनी के इस बार रिजल्ट आया, जो डेटा बहुत स्ट्रांग दिखा, क्योंकि रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांग यहाँ पे देखने को मिला। इंटरेस्ट पेमेंट किया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है, अगर वो उसको देखा जाए 295 से लेकर 384 बना। पिछले सालों को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया। मतलब कंपनी एक अलग लेवल का खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 1.29 से लेकर 1.43 बन चुके हैं। और मजेदार बात क्या है बता दूं, कंपनी के ऊपर जो एनपीए है, जो 2% एनपीए पहले था, आज वो 0.95% का एनपीए बन चुके हैं। मतलब मार्केट से जो कस्टमर को जो लोन दिया जा रहा था, उस लोन 2% तक लोन वो उठा नहीं पा रहे थे, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। आज वो लोन कितना परसेंट उठा नहीं पा रहा है? 0.95, मतलब बहुत हद तक कम किए हैं।
जितना एनपीए कम होगा, उतना ही उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस है। हाँ, फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग में इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है। उस बेसिस में कंपनी में एक पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। अभी चलो देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए, जब इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, कुछ कफ विद हैंडल पैटर्न्स का, 3 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया और फाइनली यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किया। तो मैंने आपको बताया कि सिचुएशन को आपको हमेशा एज ए टेक्निक के बेसिस में, एज ए फंडामेंटल के बेसिस में आपको देखकर काम करना होगा। देखिए, सब कुछ आपको फ़ायदे के हिसाब से अगर चाहिए, तो आपको डीपली रिसर्च करना होगा, आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, आपको स्टडी करना होगा, तब आप काम करिए। मेरे वीडियो देखकर डायरेक्टली बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में भी हमेशा आपको प्रॉफ़िट होगा, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। हमेशा मुझे प्रॉफ़िट भी होता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लॉसेस भी होता है। तो इसीलिए किसी भी तरीके से मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जब भी कोई आप काम करने के लिए जाते हैं, तो चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे एक सर ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर यहाँ पे एक रेंज बना था 20% के ऊपर, एक्चुअली 30% के ऊपर एक रेंज बन चुके हैं 3 बाइंग कैंडल के बेसिस में। क्या नीचे लेवल में टच करने के बाद एंटी बनेगा? तो नीचे लेवल टच होने के बाद मैं डीपली इसके ऊपर रिसर्च करूँगा, उसके बाद कुछ डिसीज़न ज़रूर लेने का चांसेस है। तो आप भी अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक बार रिसर्च करके मुझे भी कमेंट्स करके बताना, आपकी क्या राय है? तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। 21 तारीख को कंपनी 1:5 रेशियो का, मतलब हर 5 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहता है, सॉरी, एक बार बोनस तो कंपनी जून मंथ में दे चुके हैं, और एक बार बोनस कंपनी 1:1 रेशियो का और एक बार बोनस कंपनी देने वाला है। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।